को सशक्त न्यायपालिका चाहिए कि समर्थ न्यायपालिका चाहिए? पावरफुल जुडिशरी चाहिए कि परफेक्ट जुडिशरी चाहिए? मैं चाहूंगा कि इस फोरम में बैठे हुए सभी महानुभाव अपने अपने दायरे में चर्चा करें। हम पावरफुल तो होते चले जा रहे हैं। जितनी तेजी से पावरफुल हो रहे हैं, पावरफुल होना गलत नहीं है, लेकिन उतनी ही तेजी से परफेक्ट होना उतना ही अनिवार्य हो गया है। हमारी जुडिशरी पावरफुल भी हो, हमारी जुडिशरी परफेक्ट भी हो, हम सशक्त भी हो, हम समर्थ भी हो। और यह आवश्यकता इसलिए है कि सामान्य मानव के लिए यह एक जगह है। मैं उस बिरादरी से हूं, मैं अपने आप को उस बिरादरी से होने के कारण अपने आप को भाग्यवान मानता हूं। भाग्यवान इसलिए मानता हूं कि हम 24 घंटे हमारी स्क्रूटिनी होती है। हर पल हमने बायां पैर रखा कि दाहिना पैर रखा, हमारी बिरादरी की बहुत स्क्रूटिनी होती है। और वक्त इतना बदल चुका है कि आज से 10 साल पहले जो खबर गॉसिप कॉलम में भी जगह नहीं लेती थी, वो आज ब्रेकिंग न्यूज बन गई है। इतना अंतर आया है। जिसको कभी गॉसिप कॉलम में भी जगह देने से एडिटर 50 बार सोचता था कि इसको गॉसिप कॉलम में भी रखूं या न रखूं, वो आज ब्रेकिंग न्यूज बन गया है। और हम 24 घंटे उसकी स्क्रूटिनी हमारी होती है। उस बिरादरी से मैं हूं, मुझे गर्व है। ये स्क्रूटिनी होती है, मुझे उसका गर्व है। और इसके कारण और हर 5 साल के बाद जनता में जाकर के हिसाब भी देना पड़ता है। ये इंस्टीट्यूशन जिस बिरादरी से हम आते हैं, उसको काफी बदनामी मिली हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आज कह सकता हूं कि इस बिरादरी ने, उस व्यवस्था ने, शासकीय पंख में बैठे हुए राजनेताओं ने भी अपने पर बंधन लाने के लिए इतनी इंस्टीट्यूशंस को जन्म दिया है। कानून उन्होंने खुद ने बनाए हैं। इलेक्शन कमीशन, उसकी स्वतंत्रता हम पर बंधन डालती है, लेकिन हमने किया है। आरटीआई हम पर बंधन डालती है, हमने किया है। इतना ही नहीं, लोकपाल की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, हम पर बंधन डाल रहा है, हम कर रहे हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि व्यक्ति कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क अच्छा नहीं होगा तो गिरावट आने की संभावना कभी भी हो सकती है। और मैं हमेशा मानता हूं कि घर के अंदर मां बाप पैसे लॉक एंड की में रखते हैं। क्या चोर से बचने के लिए? क्या लॉक एंड की चोर के लिए बहुत छोटी चीज होती है, वो तो पूरी तिजोरी उठा करके ले जा सकता है। मां बाप घर में लॉक एंड की इसलिए रखते हैं कि बच्चे की आदत खराब ना हो, इसलिए इस व्यवस्था को विकसित करते हैं। हमारे लिए भी आवश्यक है। हम भाग्यवान हैं कि दुनिया हमें देखती है, हमें डांटती है, हमारी आलोचना करती है, हमारी चमड़ी उधेड़ देती है। आपको वो सौभाग्य नहीं है। आपको न कभी आलोचना सुनने को मिलती है, न कोई आपकी, इतना ही नहीं, जिसको सजा हो गई होगी, फांसी पर लटक गया होगा, वो भी बाहर आके बयान देता है कि मुझे न्यायतंत्र में विश्वास है, ऊपर मुझे न्याय मिलेगा। यानी इतनी क्रेडिबिलिटी है इस इंस्टीट्यूशन की। और जब आलोचना असंभव रहती हो, तब इनबिल्ट हमारी अपनी आत्म परीक्षण की व्यवस्थाएं विकसित करने की समय की मांग है। हम उस प्रकार के इनबिल्ट डायनेमिक मैकेनिज्म को डेवलप करें और जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, राजनेताओं का तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
इसी फैकल्टी के लोग। हम वो क्या करें कि आज अगर हम इस व्यवस्थाओं को विकसित नहीं करेंगे, हम इनहेरेंट उस डीएनए को डेवलप नहीं करेंगे, तो जो आस्था जो कि इवॉल्व हुई है उसको छोटी सी भी चोट आ जाएगी, मैं मानता हूं देश को बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। हम सरकार बनाने वाले लोग एक गलती करेंगे तो गलती ठीक करने की जगह है और वो जगह आप है, लेकिन अगर आप गलती करेंगे तो फिर तो इसके सिवा कुछ नहीं बचा है। इसलिए हमें गलती करने का अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी हम गलती करें तो कोई एक जगह है जहां सुधार हो सकेगा, बच जाएंगे। लेकिन आप गलती करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। और इस अर्थ में मैं एक डिवाइन पावर के रूप में आपको देखता हूं, और उस डिवाइन पावर के रूप में देखता हूं तब हम सब मिलकर के और हिम्मत के साथ हम मान के चले हमारी आलोचना नहीं होने वाली, तब हमें ही बार बार अपने आप की आलोचना करनी। और ये कठिन काम है, मैं जानता हूं ये कठिन काम है। संविधान के दायरे में, नियमों के दायरे में न्याय देना कठिन नहीं है, क्योंकि आपके लिए 2 मिनट में दूध का दूध पानी का पानी कार्य करना, ईश्वर दत्त आपको एक शक्ति होती है, एक तीसरी आंख आपके पास होती है, आप चीजों को देख पाते हैं क्योंकि आपका विकास वैसा हुआ है। लेकिन परसेप्शन और रियलिटी के बीच से खोजने के लिए बड़ी कठिनाई होती है। कभी हमें सोचना होगा कि आज कहीं 5 स्टार एक्टिविस्ट तो हमारी पूरी जुडिशरी को ड्राइव नहीं कर रहे हैं क्या? एक प्रकार का एक हवा खड़ा कर करके जुडिशरी को ड्राइव करने का प्रयास नहीं हो रहा है? संविधान के दायरे में न्याय देना मुश्किल नहीं है, लेकिन परसेप्शन के माहौल में न्याय देना बहुत कठिन काम हो गया है। और इसलिए आज से 15 साल 20 साल पहले जुडिशरी के लिए जो मुक्ति का आनंद था वो आज नहीं है। वो भी डरता है कि भाई बाहर तो ये चल रहा है और मैं ये करूंगा तो क्या होगा। ये माहौल बन गया है। और तब जाकर के जुडिशरी को जितनी हिम्मत ज्यादा मिले उसके लिए हर किसी को प्रयास करना पड़ेगा, चाहे वो सरकार में बैठे हुए लोग हो, चाहे मीडिया में बैठे हुए लोग हो, चाहे 5 स्टार एक्टिविस्टों की जमात हो। अगर हम इस इंस्टीट्यूशन को ताकत नहीं देंगे तो हम ही अपने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे। और इसलिए मैं मानता हूं कि इन चीजों में बदलाव की आवश्यकता है, और मुझे विश्वास है कि हम बदलाव ला सकते हैं। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, मैं स्वभावतः अच्छी व्यवस्थाओं का पक्षकार हूं। पॉवर्टी इज ए वर्च्यू, इस फिलॉसफी को मैं बिलोंग नहीं करता हूं। वरना हम लोग सदियों से यही पढ़ते आए कि एक बेचारा गरीब ब्राह्मण, वहीं से शुरू होता है कि उसके फटे कपड़े थे, और उसको फिर सब उसको बड़ा ही तपस्वी, और वो मानने की फैशन नहीं है। वक्त बदल चुका है। उत्तम से उत्तम इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं होना चाहिए? व्यवस्थाएं उत्तम से उत्तम क्यों नहीं होनी चाहिए? और उस दिशा में प्रयास होना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस सरकार में इस बात की प्राथमिकता है। इस बार भी करीब 9,749 करोड़ रुपीस 14th फाइनेंस कमीशन के कारण सीधे राज्यों के पास स्पेसिफिकली ईयरमार्क करके जुडिशरी के लिए दिए गए हैं। और मैं राज्यों से आग्रह करूंगा कि वो पैसे कहीं इधर उधर न जाए, न्यायपालिका के काम में जाए, तो अपने आप जो छोटी मोटी समस्या है वो अपने आप सुलझ जाएगी। और मैं आशा करूंगा कि राज्य के मुख्यमंत्री इस बात पर ध्यान देंगे, व्यक्तिगत ध्यान देंगे, और ये कैसे हो उसकी चिंता करेंगे। हम लोगों ने आखिरकार कुछ चीजें हैं, मैं तो जिस राज्य से मैं रहा, गुजरात में, लोक अदालत का सफल प्रयोग मैंने वहां देखा है। और एक बार मैंने हिसाब लगाया था कि 35 पैसे में न्याय मिलता था, 35 पैसा। मैंने कल फिर रात को खाना खाते समय कुछ जजेस से बात हुई, तो फिर मुझे लगा मैं एक बार वेरीफाई करूं। तो मैंने रात को ही थोड़ा पूछताछ की, तो मुझे पता चला कि 35 पैसे में नहीं मिलता है, लेकिन एवरेज 50-55 रुपये तक में न्याय मिल जाता है, खर्च होता है।
मैं समझता हूं भारत जैसे देश में ये व्यवस्था बहुत ताकतवर है। हम देखेंगे इतनी सारी पेंडेंसी है, लेकिन बिलो पॉवर्टी लाइन के फैमिली के केसेस मिनिमम होंगे जी। ये बड़ों लोगों के ही केस होते हैं जी, क्योंकि छोटे लोगों को तो वकील भी कहां मिलता है, वो बेचारा कहां जाएगा। और इसलिए गरीब के लिए जो जगह है वो इन छोटी छोटी व्यवस्थाओं में है। हम अगर इन लोक अदालत टाइप व्यवस्थाओं को जरा बल दें, उसका एक्सपांशन करें, प्रवर्तमान जुडिशरी के लोग, निवृत्त जुडिशरी के लोग, एक ऐसा फ्रेमवर्क हम विस्तृत करें, अगर गरीब से, और मैं देख रहा हूं कि बड़े बड़े मामले भी बैठ करके सॉल्यूशन आ रहा है, सॉल्यूशन आ रहा है। हो सकता है कि हम इस काम को करें तो उसकी चिंता हम लोगों को होगी। एक विषय, शायद मेरी एक बार लाहौटी साहब से बात हो रही थी, ऐसे ही बातों बातों में उन्होंने चिंता व्यक्त की थी, और वो इन दिनों जो परिवार टूट रहे हैं, जिस तेजी से परिवार टूट रहे हैं, बड़ी वो चिंता व्यक्त कर रहे थे। बहुत साल पहले की बात है, और ये दौर बढ़ता चला जा रहा है। हो सकता है कि इस प्रकार की संवाद वाली इंस्टीट्यूशन, जितनी फैमिली कोर्ट डेवलप होगी, भारत जैसे देश में परिवार टूटना हमारे लिए बहुत बड़ा कष्टदायक होगा। हम उस पर फोकस करके सामाजिक व्यवस्थाओं को बचाने में कैसे काम कर सकते हैं, इस पर हम संवेदनाओं को ला करके उस चिंता को कैसे बढ़ावा सकते हैं। अगर गरीब को न्याय देने के लिए अगर लोक अदालत है, तो परिवार को न्याय देने के लिए फैमिली अदालत है। खास करके नारी शक्ति के कल्याण के लिए ये व्यवस्था बहुत ताकतवर बनी है। उसको हम और अधिक आधुनिक कैसे बनाएं, और अधिक स्पीडी कैसे बनाएं, और उसमें एक विश्वास बना हुआ है। वहां जाने वाले व्यक्ति को लगता है ठीक है भाई, चलो 2 कदम वो चले 2 कदम मैं चला, लेकिन रास्ता निकल गया है, चलो छोड़ो, अब नहीं जाना है, अपना काम करो। ये मूड बन रहा है, और मैं मानता हूं इस मूड का और अधिक सार्थक बनने का हमने प्रयास करना चाहिए, और वो प्रयास हम करेंगे तो अवश्य ही लाभ होगा, ऐसा मुझे लगता है। सरकार में भी व्यवस्थाएं विकसित हुई कि भाई हर चीज कोर्ट में चली जाती है, चलो इनबिल्ट कोई अरेंजमेंट करें। उसमें से ट्रिब्यूनल्स पैदा हुई। ट्रिब्यूनल को भी ज्यादातर लीड करते हैं निवृत्त जजिज। लेकिन मैंने आकर के देखा है जी, मैं बहुत निराश हो गया हूं। शायद आज भारत सरकार में मुझे लगता है करीब करीब 100 ट्रिब्यूनल की ओर हम पहुंच रहे हैं, और एक एक मिनिस्ट्री की 3-3, 4-4 ट्रिब्यूनल बन गई है। और ट्रिब्यूनल का डिस्पोजल तो और चिंताजनक है। मैं चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जन बैठें, मंथन करें कि भाई ये ट्रिब्यूनल नाम की व्यवस्था से सचमुच में प्रक्रियाएं तेज हो रही है, नहीं हो रही है, न्याय मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कि और एक नया बैरियर खड़ा हो रहा है। एक बार देखा जाए इतनी ट्रिब्यूनल की जरूरत है, नहीं है, क्योंकि फिर ट्रिब्यूनल है तो बाकी तो बजट वहीं चला जाता है। चाहे ट्रिब्यूनल का बजट कोर्टों को चला जाए तो कोर्ट की ताकत बढ़ जाएगी, इतना बजट ट्रिब्यूनलों में जा रहा है। हो सकता है कि हम इन चीजों को एक बार देखना चाहिए, और तू मैमे के रूप में नहीं है, अपनेपन के भाव से, साथ मिलकर के करने के भाव से इसको एक बार देखने की आवश्यकता है। और उसको अगर हम देखेंगे तो मैं मानता हूं कि शायद हम इन व्यवस्थाओं को बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे। यहां पर काफी चीजों का उल्लेख हुआ, इसलिए मैं उन सारी बातों में नहीं जाता हूं। लेकिन हम जिस महान परंपरा में पले बढ़े हैं, उन महान परंपरा में कानून और न्याय, ये 2 मुख्य धाराओं को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, वरना समाज और व्यवस्था चल नहीं सकती। कानून और न्याय दोनों की ओर जाना है। लेकिन अब जगत बदलता जा रहा है। पहले के समय में जितने हम चीजों को हैंडल करते थे, उससे रूप बदल गए। अब क्रिमिनल ऑफेंसेस उसकी तुलना में इकोनॉमिक ऑफेंसेस बढ़ रहे हैं। अब हमारी एक्सपर्टाइज उस ओर जाए, इसे आवश्यकता हो गई है। दुनिया साइबर क्राइम में आ रही है। साइबर क्राइम को कोई सीमा नहीं है, वो ग्लोबल कम्युनिटी है। हमारी अपने कानून के दायरों को हमने उस प्रकार से नई विधा के साथ तैयार करना पड़ेगा। हमारे लोगों को भी उस प्रकार से तैयार करना पड़ेगा। हमने कभी सोचा भी नहीं होगा आने वाले दिनों में मैरीटाइम लॉ एक बहुत बड़ा कारण बनने वाला है।
मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर के इश्यू बनने वाले हैं। यानी बदलते हुए युग में उन नई नई चैलेंजेज, और मैं मानता हूं शायद 20-25 साल के बाद स्पेस रिलेटेड लॉ के भी स्थिति पैदा हो जाएगी। इस स्पेस पर किसका कब्जा है किसका नहीं, इंटरनेशनल कोर्ट के दायरे में आ जाएगा। ये दिन आने वाले हैं। इसका मतलब अपने आप को हमें सज्ज करना होगा। आज कानूनी न्याय प्रक्रिया के अंदर फॉरेंसिक साइंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, लेकिन हमारे पास न बार पास के पास न बेंच के पास उसका साइंटिफिक नॉलेज के अभी तक, क्योंकि उस पीढ़ी के समय ये था नहीं। मैंने एक प्रयास जब गुजरात में था, मैंने कहा था जुडिशरी के लोगों को, मैं हमने गुजरात में एक फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई थी और दुनिया में एकमात्र फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है वो गुजरात में है। बाकी जगह पर कॉलेज में फॉरेंसिक साइंस के डिपार्टमेंट हुआ करते हैं। तो फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में जुडिशरी के लोगों को हमने रिक्वेस्ट की थी और गुजरात हाईकोर्ट के जजेज ने उसमें मेरी मदद की थी और करीब करीब सभी डिस्ट्रिक्ट जजेज का फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में 2-2 दिन का कोर्सेज हुआ था, क्योंकि ये एक ऐसा विज्ञान डेवलप हो रहा है जो आने वाले दिनों में जुडिशियल प्रोसेस के अंदर एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है। हम उस बात को कैसे ध्यान दें, हम उसमें फॉरेंसिक साइंस की जानकारियों के लिए क्या व्यवस्था करें, तब जाकर के आने वाले दिनों में न्याय की प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी और विज्ञान का भी रोल किस प्रकार से उपयोग में हो, उस पर हमने सोचने की आवश्यकता बनने वाली है। हमारी लॉ यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट के लिए भी ये कैसे हो। एक और समस्या जो हम अनुभव कर रहे हैं, जनता ने हमको चुन करके भेजा है कानून बनाने के लिए, लेकिन हमारा काफी समय और कामों में जाता है। संसद में हम क्या करते हैं वो आपको मालूम है, और अनुभव ये आ रहा है कि जो एक्ट के ड्राफ्टिंग है कानून का, ये सारी पेंडेंसी के मूल में एक वो भी कारण है कि कानून बनाने में, उसकी शब्द रचना में कुछ न कुछ ऐसी कमी रह जाती है कि अल्टीमेटली वो न्यायपालिका के पास जाकर उसके इंटरप्रिटेशन में सालों लग जाते हैं और तब तक कई निर्णय हो जाते हैं फिर बेकार हो जाते हैं। जब तक हमारी लॉ यूनिवर्सिटीज वगैरह में ड्राफ्टिंग के लिए हम प्रॉपर मैन पावर तैयार नहीं करेंगे और कानून बनाने समय ही इस पर हम केयर नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि समस्याएं हमारी बढ़ती जाएगी। कोई हमको ऋषि मुनि तो है नहीं कि एकदम से जीरो डिफेक्ट वाला कानून बना पाएंगे, लेकिन मिनिमम ग्रे एरिया हो वो तो दिशा में प्रयास करें। ये हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है और मैंने अनुभव किया है कि इस प्रकार का मैन पावर हमें उपलब्ध नहीं होता है। आने वाले दिनों में इस काम को कैसे किया जाए, ये एक आवश्यक काम है जिसको कभी न कभी हमें करना होगा और विशेष करके वो हमारी जिम्मेवारी है। हम इस काम को अगर ठीक से करेंगे तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में कानून जितना अच्छा होगा और संविधान की सारी मर्यादाओं का पालन करते हुए बनेगा, तो मैं नहीं मानता हूं कि कानून के कारण समस्याएं पैदा हो। दूसरा, हमारे देश में एक ये भी आनंद विषय आ गया बीच में भी, हर चीज के लिए कानून बनाओ, हर चीज के लिए कानून बनाओ। मैं मानता हूं संविधान अपने आप में हर काम करने के लिए बहुत सारी हमारी व्यवस्था देता है, लेकिन एक बन गया है और मेरे मन में विचार आया है कि मैं कानूनों को खत्म करता चलूं। इतना बोझ बन गया है जी। मैंने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी में मेरी कोशिश है कि तुम कानून खत्म करो। अभी मैंने 700 कानून खत्म करने के लिए तो कैबिनेट में से अप्रूवल ले लिया, लेकिन अभी मेरे सामने नजर में करीब 1700 कानून आए, 1700। और मेरा एक सपना था कि मैं पर डे कानून खत्म करूं। हो सकता है 5 साल के मेरे टेन्योर में पर डे कानून खत्म करने का मेरा सपना मैं पूरा करूंगा। ये कानूनों की जंजाल में हमारी पूरी न्यायतंत्र फंसा पड़ा है और ये जिम्मेवारी एग्जीक्यूटिव की है कि वो इसको ठीक से चिंता करें। और मैं तो राज्यों को भी कहूंगा, आपके यहां भी एक छोटी छोटी टीम बिठा करके जितने बेफिजूल कानून है उसको निकालिए। जितना सरलीकरण हम लाएंगे, सामान्य मानवी को खुद को समझ आएगा भी ये हो सकता है, नहीं हो सकता है। और सब व्यक्ति को अगर समझ आता है तो कोई सामान्य नागरिक कानून तोड़ने के स्वभाव का नहीं होता है, वो कानून के साथ चलने के लिए स्वभाव का होता है। लेकिन उसको कानून के साथ चलने के लिए सुविधा पैदा करना ये हम सबका दायित्व है। उन दायित्वों को हम पूरा करेंगे तो हो सकता है जो बोझिल माहौल है, उस बोझिल माहौल में से हम काफी एक मुक्ति का सांस ले सकते हैं
और ये मुक्ति का सांस भी एक नई आस्था को उजागर कर सकता है, नई आस्था को जन्म दे सकता है, और उस दिशा में हमारा प्रयास रहे। यही मेरी मन में कुछ विचार हैं, हम आने वाले दिशा में उसको करें। जहाँ तक राजनीतिक जीवन में बैठे हैं मेरे जैसे लोग हैं, चाहे हम शासन व्यवस्था में हो, हमारा संविधान ने तो हमारे लिए मर्यादाएं तय की हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों ने भी हमारे लिए मर्यादाएं तय की हुई है। अगर हम कहें, अगर हमारी उपनिषद की तरफ नजर करें तो हमारी उपनिषद कहती है क्षत्रस्य क्षत्रम यतः धर्मः, क्षत्रस्य क्षत्रम यतः धर्मस्य, यानी कानून नरेशों का भी सम्राट होता है, राजा का भी राजा होता है। और इसलिए राज्य शासन में बैठा हुआ कितना ही ओजस्वी तेजस्वी व्यक्ति क्यों न हो, लेकिन कानून उससे बड़ा होता है। इस मूल मंत्र को लेकर के चलना, चाहे हम किसी पद पर बैठे हो तो भी हमारी जिम्मेवारी बनती है और उसको हम करना पड़ेगा। और महाभारत के अंदर भीष्म ने एक बात कही है, भीष्म ने वो बात कही है, वो शायद समाज जीवन को चलाने के लिए उसकी अपनी एक ताकत है। और महाभारत में भीष्म इस बात का उल्लेख करते हुए कहते हैं, धर्मनैव प्रजाः सर्वा, धर्मनैव प्रजाः सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम। कानून के प्रति सम्मान की भावना रखना ही वह मुख्य शक्ति है जो समाज को एकजुट बना रखती है। देश की एकता और अखंडता के लिए इन मूल मंत्रों जो कि हमें सहस्त्रों वर्षों से प्राप्त हुए हैं, उन संस्कारों को लेकर के हम चलेंगे, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं फिर एक बार, आप सबने मुझे आकर के आप सबसे बात करने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूँ। मुझे विश्वास है और उसमें से कुछ अच्छा है तो आगे बढ़ाना, नहीं है तो मुझे वापस करना। बहुत बहुत धन्यवाद। ये डिजिटल इंडिया में मेरा अनुभव भी कहता है, हम जितना जल्दी टेक्नोलॉजी का उपयोग हमारी न्यायिक व्यवस्थाओं में लाएंगे, हमारी सुविधा बहुत बढ़ेगी, हमारी क्वालिटेटिव चेंज आएगा हमारे काम में।